सबसे पहले महादशमी की आप लोगों के ढेर सारी बधाई। देखिए, महादशमी के लिए ढेर सारी बधाई के साथ साथ देखिए, आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। तो कल 1 तारीख को पहला प्रैक्टिस सेट हुआ था, आज दूसरा प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए, आज हम अपने ऑफर की बात कर लेते हैं। देखिए, केमिस्ट्री का महा ऑफर चल रहा है जो इस बैच का अक्टूबर मंथ का। देखिए, दो चीज आप ध्यान रख लीजिए। जो लोग सितंबर में परचेज किए थे, इसमें सितंबर में, उनके लिए 99 रुपीज है। ठीक। जो लोग अक्टूबर प्लस सितंबर का लेना चाहते हैं, उनके लिए 249 रुपीज है। जो लोग सितंबर का ले चुके थे, उनके लिए मात्र 99 रुपीज। और जो लोग सितंबर अक्टूबर का कंबाइंड लेना चाहते हैं, उनके लिए 249 रुपीज है। ठीक। तो आज ही तक यह ऑफर है। आज तक आप लोग इस ऑफर का लाभ उठा लें, क्योंकि कल से फीस बढ़ जाएगी आपकी। तो हम चाहते हैं जल्द से जल्द आप लोग ऑफर का लाभ ले लें। जो लोग सितंबर का लिए थे, एप्लीकेशन में उनको 149 दिख रहा है, वो दिए गए नंबर इस पर कॉल कर लिख के अपना बैच को अलॉट करा लें। दिए गए नंबर पे बात करिए, अभिषेक सर बात करेंगे, उनसे आप बात करके अपना बैच अलॉट कर लीजिए, पेमेंट कर दीजिए। ठीक है। और जो लोग पहली बार अक्टूबर का बैच ले रहे हैं, उनको 149 रुपीज ही देना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 के से। कह रहा है कि व्हेन आइसोब्यूटेन इज मोनोक्लोरिनेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट, द प्रोडक्ट ऑब्टेन इन हायर यील्ड टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड, आइसोब्यूटिल क्लोराइड, टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड एंड सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड। आपसे जानना चाहता है क्या प्रोडक्ट होगा। बताइए जरा। दीपक पटेल जी, गुड इवनिंग। बताइए जरा। क्या ऑप्शन होगा। बताइए जल्दी। दीपक पटेल कर रहे हैं टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड और एन ब्यूटिल क्लोराइड, आइसो ब्यूटिल क्लोराइड और सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड और टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। बताइए जल्दी से। बताइए जल्दी से। देखिए, इसका जो प्रोडक्ट होता है वह हमारा टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड होता है। ओ सॉरी, आइसो ब्यूटिल क्लोराइड ऑप्शन होता है। क्यों होता है उसका रीजन जान लीजिए। इसमें प्राइमरी हाइड्रो, देखिए, आइसो ब्यूटिल क्लोराइड बटे टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। देखिए, आइसो ब्यूटिल क्लोराइड बटे टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड इज इक्वल टू
अब आपको लिखना है कि नंबर ऑफ प्राइमरी कार्बन, नंबर ऑफ प्राइमरी बटे नंबर ऑफ टर्सरी इनटू रिएक्टिविटी ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन बटे रिएक्टिविटी ऑफ टर्सरी हाइड्रोजन। अगर देखा जाए तो यह वैल्यू आती है 9/1 इंटू 1/5 इक्वल टू 9/5, और 9/5 आने के कारण से आईसी ब्यूटिल क्लोराइड का ज्यादा मात्रा होता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकटायन इज एक्सपेक्टेड टू बी मोस्ट स्टेबल। इन सभी कार्बोकटायन में से सबसे ज्यादा एक्सपेक्ट किसको कर रहे हैं कि स्टेबिलिटी के बारे में? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जल्दी से बता दीजिए। जल्दी से बताइए। अरे भाई यहां देखिए, ये CH3 ग्रुप जिसके पास प्लस का होगा वही स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो यहां प्लस ग्रुप यहां पर है, तो इसके यहां देखिए ये हमारा अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पर केवल देखिए यहां पर रेजोनेंस होगा, यहां पर भी केवल रेजोनेंस होगा, यहां पे भी केवल रेजोनेंस होगा। यहां पर रेजोनेंस के साथ साथ हमारा क्या हो जाएगा? रेजोनेंस के साथ साथ हमारा ये अल्फा हाइड्रोजन की संख्या अर्थात रेजोनेंस और कार्बो हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों के द्वारा स्टेबिलिटी को प्रदान करेगा, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। करा विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव ए पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट। कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं ABCD, इनमें आपको यह आइडेंटिफाई करना है कि इसका कौन सा टॉलरेंस परीक्षण देगा। जल्दी से बताइए। टॉलरेंस टेस्ट कौन देगा? दीपक पटेल कह रहे हैं 3 का C देगा। जो देखिए टॉलरेंस टेस्ट होता है यह अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है। ये टॉलरेंस रिएजेंट जो होते हैं, टॉलरेंस रिएजेंट यह हमारे CHO ग्रुप को RCOH प्लस रजत दर्पण देते हैं, AG देते हैं, तो सही ऑप्शन क्या होगा? एल्डिहाइड होगा। एल्डिहाइड कौन सा ऑप्शन है? C ऑप्शन है, तो हमारा क्या हो जाएगा? तीसरे का C ऑप्शन सही हो जाएगा। मैच लिस्ट द फर्स्ट एंड सेकंड को साथ सम्मिलित करें तथा नीचे के दिए गए कूटों पे से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए BF3 होता है, सबको पता है BF3 का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वह हमारा sp2 होता है, कोई लोन पेयर नहीं है, इसलिए इसका शेप sp2 का ट्राइगोनल प्लेनर होगा। ए का 1 ऑप्शन सही होगा। SiCl4 है, इसका हाइब्रिडाइजेशन SiCl लगा हुआ है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। sp3 होने के कारण से इसका शेप कैसा होगा? कोई लोन पेयर नहीं है तो टेट्राहेड्रल होगा। अगर मिलाया जाए तो कोई मैच कर रहा है इससे। अब बचा हमारा F4। देखिए
ए का 1, बी का 4, 1 4, ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन तो हमारे होंगे नहीं। दीपक पटेल कह रहे हैं कि बी ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए चेक कर लेते हैं। SCF4 इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d होगा। डिस्टार्टेड आकृति होगी और डिस्टार्टेड होने के कारण से इसका पिरामिडल शेप होगा, तो C का 2 होगा। तो कंफर्म हो गया हमारा कौन सा, ए ही ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित स्पीसीज की क्षारीयता को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। एक ऑप्शन इसमें जरा कैंसिल कर लीजिए। चलिए इसी को कैंसिल कर लीजिए। डी ऑप्शन को आप लिख लीजिए NH2 माइनस, OH माइनस, NH3H2। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? गुड इवनिंग अभिषेक जी। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? H2O, NH3, OH माइनस, NH3 माइनस। दीपक पटेल कह रहे हैं 5 का डी ऑप्शन होगा। देखिए NH3 माइनस है, NH2 माइनस है और OH माइनस है, NH3 है और H2O। ये तो पहले से पता है लगभग न्यूट्रल होता है। इस सबसे कम इसी का होना चाहिए, न्यूट्रल होगा सबसे कम क्षारीय। तो सबसे क्षारीय इसी का पता चल गया, अमोनिया है, लोन पेयर बेसिक। लेकिन यह OH माइनस है, ये तेजी से H प्लस ले लेगा, यहाँ से NH2 माइनस H प्लस तेजी से लेगा, या दोनों ज्यादा प्रबल क्षारीय होंगे। तो सही ऑप्शन क्या होगा? डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दी गई अक्रिया का मुख्य उत्पाद है। बताइए जल्दी से। दी गई अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद है। दीपक कह रहे हैं 6 का सी ऑप्शन सही है। एकदम सही दीपक कह रहे हैं कि 6 का सी ही ऑप्शन सही है। हम आपको तरीका बता दे रहे हैं। देखिए यहां से H प्लस देंगे तो यहां से O2 माइनस निकल जाएगा, अर्थात स्ट्रक्चर देखिए ऐसे इसको बना रहने दीजिए। ये OH है, इसको H प्लस दे देंगे तो क्या हो जाएगा? यहां से देखिए यहां से OH2 प्लस बन जाएगा, यहां से वाटर निकल जाएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा? देखिए कार्बोकटायन बन जाएगा। ये कार्बोकटायन जो पॉजिटिव चार्ज होगा यहां पर अटैक करेगा। ठीक, यहां पर जब अटैक करेगा तो ये क्या करेगा? माइनस के रूप में बनेगा। तो अर्थात जो प्रोडक्ट बनेगा देखिए
ये रीअरेंज करके और H प्लस निकल करके बना देगा यहां से बन जाएगा ये। इसको जब HBr दे देंगे तो ये कंपाउंड कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सी में। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न रासायनिक अपक्रिया में मुख्य उत्पाद है, बताइए जल्दी से। निम्न अपक्रिया में मुख्य उत्पाद है। देखिए मुख्य उत्पाद जो होता है यह पराक्साइड है, और पराक्साइड में हमारा नियम जो लागू होता है वह एंटी मार्कोनिक के नियम के अनुसार एडिशन होता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, 6 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह पराक्साइड है, बेंजाइल पराक्साइड है, और पराक्साइड के प्रेजेंस में हमारा रिएक्शन किसके अनुसार होता है, एंटी मार्कोनिक के नियम के। एडिशन किसके अनुसार होगा, एंटी मार्कोनिक। एंटी मार्कोनिक रूल के हिसाब से एडिशन होगा। तो Br कहां लगेगा, CH2 से, और H यहां लग जाएगा। तो हमारा हो जाएगा कौन सा प्रोडक्ट, देखा जाए तो CH3 बन जाएगा, CH3 बन जाएगा, CH बन जाएगा, CH2 बन जाएगा, CH2Br बन जाएगा। तो सही ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक गैस के ऋणात्मक जूल थॉम्सन गुणांक से क्या निष्कर्ष निकलता है, गैस बिकम्स कोल्डर ऑन एक्सपेंशन, गैस कैन नॉट बी एक्सपेंडेड, गैस बिकम्स वार्मर ऑन एक्सपेंशन, नन ऑफ द एबव। उपरोक्त में से कोई नहीं, जल्दी से बताइए। दीपक कह रहे हैं कि 8 का सी ऑप्शन सही होगा। एकदम सही कह रहे हैं दीपक जी, कि जो गैस होती है, अगर जूल थॉम्सन कोफिशिएंट म्यू जेटी इज इक्वल टू नेगेटिव, दिस इज द गैस बिकम्स हीटिंग। अगर म्यू जेटी इक्वल टू पॉजिटिव हो गया तो गैस बिकम्स कूलिंग। अगर म्यू जीटी इक्वल टू 0 हो जाए तो नाइदर कूलिंग नॉर हीटिंग। सच टेम्परेचर इज नोन एज इन्वर्जन टेम्परेचर होता है। तो सही आंसर बिकम्स वार्मर। काइनेटिक स्टडी द केमिकल रिएक्शन द करेक्ट स्टेटमेंट्स। एक रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। एक द्वितीय कोट की अर्ध आयकार द्वितीय कोट की अभिक्रिया का अर्ध आय अपकारक पर निर्भर नहीं करता। किसी रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता शून्य हो सकती है। सबसे तेज चरण आकलन चरण होता है यदि रासायनिक अभिक्रिया कई चरणों में संपादित होती है तो। जल्दी से बता दीजिए इसका सही ऑप्शन।
जल्दी से बताइए सभी लोग भाई आंसर इसका। दीपक, प्रीति बताइए। अभिषेक, कौन सा ऑप्शन सही होगा? दीपक पटेल कह रहे हैं कि 9th का डी ऑप्शन सही होगा। देखिए पहले पहले उन ऑप्शनों को हटा दीजिए जो कि लग रहा है कि आप। रमेश वर्मा जी गुड इवनिंग। सूरज कुमार जी गुड इवनिंग। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन आया कि आप लोग कर नहीं पा रहे हैं। सबसे पहले समझिए, पहले द्वितीय कोट के अपक्रिया का अर्धाय टी हाफ होता है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए 1/a। तो यह स्टेटमेंट्स पूरी तरीके से किसी भी रासायनिक अपक्रिया की आणविकता शून्य हो सकती है, यह भी गलत है। सबसे तेज आकर फास्टेस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यह स्टेटमेंट्स गलत कर रहा है कि स्लो स्टेप हमेशा धीमा स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। इस चीज को याद कर लें। रेट डिटरमाइनिंग देखिए चैनल पर आप लोग फालतू बातें मत किया करिए, केवल यह पढ़ने वालों के लिए चैनल है। जो लोग पढ़ना चाहते हैं वही लोग जुड़े इस चैनल में। क्लियर? अब देखिए ये दोनों हो नहीं सकते, यही ऑप्शन हमारा सही है क्योंकि यह में बी शब्द कह रहा है, इस चीज को ध्यान दें। मे बी इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शंस। ध्यान रखिए रेट ऑफ रिएक्शन शब्द यूज किया, मे बी हो सकता है, इसलिए यह कहा गया। यह जीरो ऑर्डर रिएक्शन की चर्चा कर रहा है और जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट जो होता है वह कंसंट्रेशन पर इंडिपेंडेंट होता है। तो पहला ही ऑप्शन आपका सही होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिब्स डेहुम इक्वेशन रिलेटेड टू, इसमें से गिब्स डेहुम इक्वेशन है, बताइए जल्दी से। देखिए दो चीजें, आप लोग चैनल पर फालतू कमेंट्स कतई नहीं होने चाहिए। आप अपने पढ़ाई केवल बात चर्चा कीजिए यहां पर। बताइए गिब्स डेहुम इक्वेशन रिलेटेड टू, जितने इक्वेशन लिखे गए हैं सभी हमारे गिब्स डेहुम इक्वेशन का रहते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओलियम इज है कैस्ट्रॉल आयल, आयल ऑफ विट्रॉल, फ्यूमिंग H2SO4, H2SO8। जल्दी से बताइए आंसर। ओलम, ओलम क्या है? जल्दी से बताइए सभी लोग। दीपक पटेल कह रहे हैं कि 11 का डी होता है। एक्चुअल जब सल्फ्यूरिक अम्ल और फ्यूमिंग H2SO4 दोनों अपक्रिया करते हैं तो H2SO
8 बनाता है, यही हमारा ओलम कहलाता है। तो सही हिमांशु सिंह कह रहे हैं H2SO7। तो H2SO8 के को मान के चलिए 7, वैसे तो 7 ही होता है H2। इसको देख लीजिएगा आप लोग थोड़ा सा। निम्न कार्बोक्सिलिक अम्लों का सामर्थ्य का सही क्रम क्या होगा? जल्दी से बताइए। निम्न कार्बोक्सिलिक अम्लों का सामर्थ्य का सही क्रम क्या होगा? बताइए। दीपक पटेल कह रहे हैं बी ऑप्शन सही होगा। देखिए, जो एसिडिटी होती है, अम्लता जो होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई ग्रुप एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई ग्रुप होता है। देखिए, इसमें तो ऑक्सीजन जो होता है यह हमारा माइनस आई ग्रुप प्रदर्शित करता है। तो माइनस आई, देखिए यहां से यहां सबसे पास में है, दूर है, और इसमें है नहीं है। तो सबसे ज्यादा कौन शो करेगा? सेकंड वाला, फिर थर्ड वाला, फिर फर्स्ट वाला। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। निम्न अम्लों में कौन सा प्रकाशिक समवायता प्रदर्शित नहीं करता है? जल्दी से बताइए। निम्न अम्लों में कौन सा प्रकाशिक समवायता प्रदर्शित नहीं करता है? जल्दी से बता दीजिए सभी लोग। मैलिक एसिड है, अल्फा एमिनो अम्ल है, टार्टरिक एसिड है, और लैक्टिक एसिड है। 4 एसिड्स दिए गए हैं। इनमें आपको बताना है कौन हमारा नहीं शो करता है। प्रीति विश्वकर्मा कर रहे हैं, अच्छा 13 का डी कर रहे हैं। अर्चना मिश्रा 13 का डी कर रहे हैं। देखिए, इस चीज को ध्यान रखें सदैव कि जो आप प्रकाशिक ऑप्टिकल समवायता होती है वही प्रदर्शित करते हैं जिनमें कायरल कार्बन होता है। कायरल कार्बन होता है। अगर कायरल कार्बन है तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। तो चलिए देखते हैं जरा। जो हमारा अल्फा एमिनो एसिड है, पहले NH2CO COOH H और H अल्फा एमिनो अम्ल है। ये ग्लाइसिन है, कुछ भी अल्फा एमिनो अम्ल हो सकता है, तो यह शो करेगा। कोई भी अल्फा एमिनो यहां पर R ग्रुप होगा तो इसे कहा जाता है अल्फा एमिनो अम्ल। अल्फा एमिनो अम्ल जो होते हैं वह हमारे क्या कहलाते हैं? कायरल कार्बन है, अर्थात या तो प्रदर्शित शो ही करेगा। अब बात करते हैं हम लोग लैक्टिक अम्ल का। जो लैक्टिक अम्ल होता है वह होता है COOH CH3 H और OH। ये हमारा होता है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल जो होता है इसमें भी कायरल कार्बन है, अर्थात यह भी शो करेगा, ये भी ऑप्टिकल शो करेगा। और हमारा जो टार्टरिक अम्ल होता है वह COH होता है, COH H होता है, COH होता है, H होता है, COH। इसमें भी कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन। देखिए सब में कायरल कार्बन है,
लेकिन मैलिक एसिड जो होता है HCOO, यह हमारा जो होता है ये क्या शो करता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। तो सही आंसर क्या होगा, पहला आंसर होगा मैलिक एसिड जो होता है वही, मैलिक और फ्यूमेरिक एसिड जो होते हैं ग्लाइसिन को छोड़कर, ऐसा है एल्फा शब्द, एल्फा एमिनो एसिड्स लिखा है तो ग्लाइसिन को छोड़ दिया जाता है, ठीक। तो मैलिक एसिड सही ऑप्शन होता है। तो 13 का ए ऑप्शन हमारा सही है। निम्न यौगिकों में सबसे अधिक अस्थाई है, बताइए जरा तो। सबसे अधिक अस्थाई कौन सा है? जल्दी से बता दीजिए सभी लोग आंसर। दीपक पटेल कह रहे हैं 14 का डी ऑप्शन है। और लोग बताइए। निम्न कार्बोकटायन में सबसे ज्यादा अस्थाई कौन सा है? और लोग बताइए। सही ऑप्शन होता है, सबसे अस्थाई होता है, ये ऑप्शन हमारा सही है। क्यों? क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन जो स्थिरता होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा हाइड्रोजन, इसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 12 है। इसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या दो दून 6 हाइड्रोजन है। इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 6 है। इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 6 ही है। तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या किस पर निर्भर करती है, सदैव किस पर निर्भर करेगी, स्थिरता। हाइपर कॉन्जुगेशन कहता है कि अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा तो स्थिरता भी ज्यादा होगी। तो सही ऑप्शन क्या होगा, 14 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न अणुओं में सबसे अधिक अस्थाई है, बताइए जल्दी से। निम्न अणुओं में सबसे अधिक अस्थाई है। नीरज सिंह कह रहे हैं कि सर डी में भी तो हाइपर कॉन्जुगेशन है। नीरज जी हम आपका समस्या का समाधान कर देते हैं। जो सी है इसको देखिए, स्ट्रक्चर इसका जरा आप देख लीजिए, कंफर्म हो जाइए। सी है CH2 CH3 है। ये भी CH2 है। ये भी CH2 है। यहां पर देखा जाए तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, प्लस चार्ज है। अल्फा हाइड्रोजन की संख्या देखिए 6 है। दो दो अल्फा हाइड्रोजन यहां है, दो यहां है, दो यहां है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है निम्न में सबसे अधिक अस्थाई है, जल्दी से बता दीजिए सभी लोग। कई लोगों ने आंसर दिया है, ये ऑप्शन सही होगा। नीरज जी क्लियर हो गया क्वेश्चन ना जवाब। अब जरा देखिए, निम्न देखिए अगर ऐसा है तो सबसे पहले वह अस्थाई होता है जिस पर हाइड्रोजन कोई चार्ज नहीं होता। स्क्रीन से बड़ा करके दीजिए। अच्छा स्क्रीन बड़ा कर दें, चलिए भाई। बताइए जरा।
निम्न अणुओं में सबसे अधिक अस्थाई है। देखिए, जब सबसे अधिक अस्थाई की चर्चा करता है तो इस चीज को ध्यान रखें कि उसको देखेंगे जिस पर समान अणु है। देखिए, तो जो न्यूट्रल स्पीसीज होती है वह अधिक अस्थाई होती है एज कंपेरिजन टू चार्ज स्पीसीज, अर्थात जिस पर चार्ज नहीं होगा वह सबसे ज्यादा अस्थाई होती है। तो सब पर तो चार्ज है लेकिन इस पर चार्ज नहीं है, तो हमारा यही जो होगा ये ऑप्शन सबसे ज्यादा स्थिर होगा। सबसे ज्यादा कौन स्टेबल होगा? ये ऑप्शन होगा, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है। कोई चार्ज ना होने के कारण सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी एक ही होगी। और देखिए, यह तो पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती, क्योंकि ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज कभी नहीं होना चाहिए। यहां पर भी ऑक्सीजन प्लस चार्ज, ये दोनों तो सबसे कम, इसकी थोड़ा पॉसिबिलिटी बन रही थी, लेकिन यह न्यूट्रल स्पीसीज है इसलिए इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। शैलेंद्र कुमार जी, गुड इवनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न एल्कोहल में सबसे अधिक अम्लीय प्रकृति का होगा। 1 2 3 4 दिए गए हैं, आपको बताना है सबसे ज्यादा अम्लीयता किसकी होगी। 16 नंबर क्वेश्चन जल्दी से बताइए। जल्दी जल्दी ऑप्शन दीजिए इसका आंसर। कुछ लोग, अरे भाई, अम्लीयता जो होती है इस चीज को ध्यान रखें। लीता जो होती है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई ग्रुप एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। अगर आप इसको वाटर को ऐसे ना कंसीडर करने के बजाय ऐसे कंसीडर किया जाए तो ये सब क्या है? प्लस आई ग्रुप है, ये भी प्लस आई ग्रुप है, ये भी प्लस आई ग्रुप है। तो यही एक ऐसा है, ना तो ये प्लस आई ग्रुप में है ना तो माइनस आई ग्रुप में, इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी, सॉरी, अम्लीयता किसकी होगी? डी ऑप्शन, वाटर की होगी। क्लियर? जल एल्कोहल से ज्यादा अम्लीय होता है। रोहित यादव जी, एकदम सही बात है, जल ही ज्यादा अम्लीय होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के निम्नलिखित में कौन सा सही है? ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार कह रहा है, निम्न में कौन सा सही है? देखिए, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम होता है Q इक्वल टू डेल्टा E प्लस डब्ल्यू, इसी को ORP इंटू डेल्टा V कह दीजिए। सम आयतनी, देखिए पहला पॉइंट, अगर सम आयतनी है मतलब आयतन 0 है तो W 0 होगा, अर्थात Q बराबर क्या होना चाहिए? पहले के लिए डेल्टा E होना चाहिए, जबकि यहां डेल्टा U बराबर, इसको E को हम लोग U भी पढ़ते हैं, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन तो एकदम गलत है, इसकी तो चर्चा क्योंकि माइनस लगा हुआ है। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, देखिए एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए Q इक्वल टू 0 होता है, तो यहां 0 रखें। Q इक्वल टू 0 रखने पर तो डेल्टा E प्लस डब्ल्यू या डेल्टा E इक्वल टू माइनस डब्ल्यू होगा, इसी को डेल्टा U इक्वल टू माइनस डब्ल्यू कह सकते हैं। तो सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? दूसरा ही मिल जा रहा है। ठीक, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 17 का भी ऑप्शन सही हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट लवण होता है। बता दीजिए जल्दी से। सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है। ये सोडियम कार्बोनेट है, इसको जलीय विलयन कह रहा है, क्या होता है? क्षारीय होता है।
अगर कह रहा है क्षारी है तो इस तरीके से आप कह सकते हैं, इसको करेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2COO3 क्षारीय विलयन मिल रहा है, तो यह हमारा होता है दुर्बल अम्ल होता है, क्योंकि यह हमारा हो जाएगा प्रबल अम्ल। प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल से बना लवण है, तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, प्रबल क्षार तथा दुर्बल अम्ल से बना लवण होगा, तो सही ऑप्शन क्या होगा, 18 का सी ऑप्शन हमारा सही होगा। H2OCH3 जो होता है यह हमारा दुर्बल अम्ल होता है। समतापी परिस्थिति में किसी भी आदर्श के लिए उन अणु उत्क्रमणीय प्रसारण के लिए सही विकल्प होता है। जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर। समतापी के लिए देखिए, पहला पता चल गया कि समतापी है। समतापी का अर्थ होता है, समतापी मीन्स T इज इक्वल टू कांस्टेंट और इंटरनल एनर्जी U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो डेल्टा T होता है टेम्परेचर, तो डेल्टा U इक्वल टू 0, अर्थात ये दोनों ऑप्शन तो होंगे नहीं। किसी भी प्रोसेस के लिए जो एंट्रोपी चेंज होता है वह डेल्टा S इक्वल टू पॉजिटिव हो, 0 से ज्यादा होता है, तो अर्थात यह वैल्यू 0 नॉट इक्वल टू 0, अर्थात बी ही ऑप्शन हमारा जो इसमें होगा, ये सी ऑप्शन कहिए या बी ऑप्शन जो बना हुआ है यही हमारा सही होगा। टोटल एंट्रोपी किसी भी आदर्श गैस के लिए जो एंट्रोपी चेंज होता है वह सदैव 0 से ज्यादा होता है। केवल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी का मान 0 के बराबर। ठीक, नेक्स्ट। सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का आकार इनमें से किससे प्रभावित होता है, नाभिकीय आवेश से, मुख्य क्वांटम संख्या से, वाह कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का अन्योन क्रिया से, ऊपर दिए गए कारकों में कोई भी नहीं क्योंकि उनका आकार समान होता है। बताइए जल्दी से। देखिए, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का जो आकार होता है किसको प्रभावित करता है, तो सही ऑप्शन क्या होता है, वह नाभिकीय आवेश को प्रभावित करता है, अर्थात ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। द्विपरमाणुक अणु AB और CD के डाइपोल मोमेंट क्रमशः 10.41 तथा 10.27 डिवाई हैं। इनकी आबंध लंबाई 2.82 एंगस्ट्रॉम एंड 2.67 एंगस्ट्रॉम क्रमशः हैं। तो CD की तो दोनों अणुओं में आबंध लगभग सहसंयोजक हैं, दोनों अणुओं में आबंध लगभग 100% आयनिक है। CD की अपेक्षा AB में अधिक आयनिक लक्षण है, CD की अपेक्षा AB में कम आयनिक लक्षण है। जल्दी से बता दीजिए। बताइए जल्दी से। अब्बा अंसारी कह रहे हैं कि 21 का सी ऑप्शन सही है, एकदम सही आंसर दे रहे हैं। CD की अपेक्षा AB में आयनिक लक्षण अधिक होता है। सबसे पहले क्या करिएगा आप लोग, डाइपोल मोमेंट म्यू का डिटर्मिनेशन कर लीजिएगा। म्यू इक्वल टू होता है
बॉन्ड लेंथ इनटू चार्ज। चार्ज डायपोल मोमेंट निकाल लीजिएगा और परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर बराबर होता है इंटू 100 म्यू कैलकुलेटेड अपॉन म्यू एक्सपेरिमेंटल करके निकाल लिया जाए तो सबसे ज्यादा सीडी की डायपोल मोमेंट ज्यादा तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर होता है, तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही होता है। जालक ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? पहला रखा रहा कि जालक ऊर्जा का मान धनायन पर आवेश बढ़ने के साथ बढ़ता है। जालक ऊर्जा का मान ऋणायन पर आवेश बढ़ने के साथ बढ़ता है। जालक ऊर्जा का मान अंतर आयनिक दूरी कम होने पर बढ़ता है। जालक ऊर्जा का मान धनायन और ऋणायन दोनों का आकार बढ़ने पर बढ़ता है। जल्दी से बता दीजिए। जल्दी से बता दीजिए इसका 22 नंबर का आंसर। अर्चना मिश्रा करें, 22 का डी है। देखिए जालक का मान धनायन और आवेश बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है, एकदम सही स्टेटमेंट्स कर रहा है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। जालक ऊर्जा का मान ऋणायन पर आवेश बढ़ने के साथ बढ़ता है, ये भी सही कर रहा है। जालक ऊर्जा का मान अंतर आयनिक दूरी कम होने पर बढ़ता है। जितना साइज छोटा होता जाए दूरी बंध की कम होती जाएगी, उतना आकार बढ़ता जाए। तो सॉरी, जालक ऊर्जा का मान धनायन और ऋणायन दोनों का आकार बढ़ने पर बढ़ता है, यही स्टेटमेंट्स गलत कर रहा है। धनायन का आकार और ऋणायन का आकार बढ़ने से क्या होगा, उनके बीच आयनिक दूरी ज्यादा हो जाएगी। आयनिक दूरी ज्यादा होने के कारण से उनका जालक ऊर्जा कम हो जाएगी। तो यही ऑप्शन हमारा गलत दे रहा है। तो 22 का डी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। यदि n बराबर 6 हो तो इलेक्ट्रॉन के भरने का सही क्रम क्या होगा? बताइए। जल्दी से बताइए। शैलेंद्र कुमार करें, यदि n बराबर 6 हो तो इलेक्ट्रॉन के भरने का सही क्रम क्या होता है? देखिए यदि n बराबर 6 है तो इलेक्ट्रॉन का जो भरने का क्रम ये तो निश्चित रूप से 6 यस ही होगा। उसके बाद यफ जो शुरू होता है, देखिए यफ का मान जो होता है 4 यफ होता है और यन का मान 5d होता है और एनपी का मान 6p होता है। इसी क्रम में इलेक्ट्रॉन पहले 6s में भरता है, फिर 4f में, फिर 5d में, फिर 6p में भरता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंट्रोपी। एंट्रोपी के संबंध में निम्नलिखित में सही ऑप्शन आपको बताने हैं। पहला कह रहा है एट एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर द एंट्रोपी ऑफ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज पॉजिटिव। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की जीरो होती है। एट एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर ऑफ एंट्रोपी परफेक्टली क्रिस्टलाइन substance is taken to be zero. At 0 centigrade, entropy of perfect crystalline substance is taken to be zero. At absolute temperature, the entropy of all crystalline substance taken to be negative. सही ऑप्शन कौन सा होगा?
सही ऑप्शन होता है, देखिए, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की एंट्रोपी वह जीरो के इक्वल होती है। तो सही ऑप्शन क्या होगा, बी के बराबर होगा। एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर जो होता है, देखिए एक फार्मूला होता है यस बराबर के एल एन डब्ल्यू होता है। डब्ल्यू प्रोबेबिलिटी होती है परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के लिए। परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के लिए डब्ल्यू का मान 1 के बराबर होता है और कहा जाता है के इज इक्वल टू एल एन 1 और यस बराबर 0 होता है। दूसरा, दिस इज स्टेटमेंट थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का होता है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का है कि परफेक्ट जो एंट्रोपी होती है एट 0 केल्विन टेम्परेचर पर एंट्रोपी जो होती है वह 0 के बराबर होती है। तो सही ऑप्शन क्या होगा, बी ही होगा। The extent of ionization is increases with the increase in the concentration of the solute, on addition of excess water of the solution, on decreasing the temperature of the solution, on stirring the solution vigorously। बताइए जरा। The extent of ionization increases with the increase in the concentration of the solute, on addition of excess of water to the solution, on decreasing। देखिए, आयनाइजेशन इज इंक्रीजेज, अगर आयनाइजेशन बढ़ेगा, अगर हम डाइल्यूशन को बढ़ाते हैं अर्थात ज्यादा वाटर्स डालेंगे तो जो अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं वह भी हमारे क्या होंगे, आयोनाइज में कन्वर्ट होते हैं। तो सही आंसर क्या होगा कि एडिशन ऑफ वाटर अगर हम डालेंगे किसी भी सोल्यूशन में, यदि वाटर एक्सेस में डालते हैं तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन हमेशा इंक्रीज करती है, अर्थात नंबर ऑफ आयंस ज्यादा ब्रेक होंगे और नंबर ऑफ आयंस ज्यादा ब्रेक होंगे तो आयनाइजेशन इंक्रीज करेगा। तो सिंपली कहा जाता है कि यदि हम पानी किसी सोल्यूशन में डालते हैं तो जो आयनाइज मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे वह भी आयनाइज होंगे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 25 का बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। The maximum efficiency of eta of engine working between temperature T1 and T2 is। बताइए जल्दी से। हमेशा इस चीज को देखें, केमिस्ट्री में हमेशा इफिशियंसी ईटा इक्वल टू T2 माइनस T1 अपॉन T2 दिया जाता है केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है तो हमेशा इफिशियंसी इक्वल टू T2 माइनस T1 अपॉन T2 दिया जाएगा। क्लियर। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। The hydrogen ion concentration in weak acid of dissociation constant Ka, the concentration Ce is nearly equal to। बताइए भाई। चलिए नीरज सिंह जी, हम स्क्रीन बड़ी कर दिया करेंगे अब। सत्ताईस का क्या कह रहा है, द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन वीक एसिड ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट के एंड कंसंट्रेशन सी इज नियरली इक्वल टू। यह हमारा होता है के ए सी के इक्वल होता है। सब लोग तो पता ही है
कि वीक एसिड के लिए हमेशा वैल्यू क्या होती है। यहां से देखिए ए बी कोई वीक एसिड ले लीजिएगा, हम हिंट दे दे रहे हैं, ए प्लस बी माइनस करके सी एल्फा वन माइनस एल्फा से निकाल करके आप के ए निकाल लीजिएगा। के ए बराबर क्या हो जाएगा, सी एल्फा का स्क्वायर सी वन माइनस एल्फा, वीक एसिड है तो खत्म हो जाएगा, तो के ए बराबर क्या हो जाएगा, सी एल्फा स्क्वायर हो जाएगा। एल्फा यहां से देखिए एल्फा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, के ए अपान सी हो जाएगा, तो एल्फा बराबर के ए अपान सी का पावर 1/2 हो जाएगा। और कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस बराबर सी इंटू एल्फा होता है, तो सी इंटू एल्फा का मान के ए अपान सी पावर 1/2 हो जाएगा। सी अंदर जाएगा तो अंडर रूट सी के ए हो जाएगा, तो सही ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सर एफिशिएंसी टेम्परेचर आप सोर्स एंड सिंक पर ही डिपेंड करता है। केमिस्ट्री में हमेशा ईटा इज इक्वल टू, ध्यान रखिए केमिस्ट्री में हमेशा ईटा इज इक्वल टू T2 माइनस T1 अपान T2 होता है। अट्ठाईस कह रहा है फॉर द रिएक्शन 2HI H2 गैस प्लस I2 गैस द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एल्फा ऑफ HI रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp बाय द एक्सप्रेशन। बताइए जल्दी से। The reaction of 2HI से H2 plus I2, the degree of dissociation of HI is related to equilibrium constant Kp is given by the expression। जल्दी से बताइए। शैलेंद्र कुमार कह रहे हैं सी ऑप्शन सही होगा। देखिए सही ऑप्शन जो होता है वह हमारा डी ऑप्शन सही होता है। 28 का सी नहीं होता बल्कि डी ऑप्शन सही होता है। कैसे होता है हम आपको बता दे रहे हैं, जरा लगा के देख लिया जाए। ये हमारा 2HI है, H2 प्लस I2 है, ठीक, ये है हमारा। इसे 2 1 माइनस एल्फा माने तो एल्फा एल्फा हो जाएगा। इसे 1 माइनस एल्फा माने तो एल्फा बाई 2, ठीक, सी सी सी, ठीक। टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम, अगर टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम हम निकाला जाए तो कितना निकल के आएगा। अगर यहां से निकाला जाए तो 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा बाई 2 प्लस एल्फा बाई 2, एल्फा बाई टू कट करके 1, सीधे 1 हो जाएगा। तो यहां से जो होगा Kp बराबर हो जाएगा, देखिए H2 एल्फा बाई 2 इंटू पी का होल स्क्वायर, दोनों बराबर हैं। नीचे जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा
1 माइनस एल्फा पी का होल स्क्वायर, ए बी स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, तो पी स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो केपी बराबर क्या हो जाएगा, एल्फा बाई 2 1 माइनस एल्फा का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा देखिए, केपी बराबर एल्फा स्क्वायर बटे 4 1 माइनस एल्फा का होल स्क्वायर। इसको लिखा जा सकता है 1 माइनस एल्फा अपान एल्फा स्क्वायर इक्वल टू 4 केपी है, 4 केपी हो जाएगा। यहां से 1 माइनस एल्फा अपान एल्फा इज इक्वल टू 2 केपी पावर 1/2 हो जाएगा। अरे तो सॉरी, यहां गलत हो गया थोड़ा सा। अब इसको हम मिटा दे रहे हैं, तो देखा जाए तो क्या हो जाएगा, केपी 1 माइनस एल्फा का होल स्क्वायर अपान एल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1 अपान 4 केपी। इसे लिखा जा सकता है 1 माइनस एल्फा अपान एल्फा इज इक्वल टू केपी 1 अपान 2 केपी पावर 1/2। ठीक, अब इसको और सिंप्लीफाई यहां से कर लीजिए, देखिए तो 1/एल्फा माइनस 1 इक्वल टू 1 अपान 2 केपी पावर 1/2। तो 1/एल्फा इज इक्वल टू 1/2 केपी पावर 1/2 प्लस 1। तो 1/एल्फा बराबर 1 प्लस 2 केपी पावर 1/2 बटे 2 केपी पावर 1/2। यहां से देखिए, अगर एल्फा इक्वल टू निकालेंगे तो 2 केपी पावर 1/2 बटे 1 2 केपी पावर 1/2। तो सही ऑप्शन हमारा डी वाला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इक्वेशन। इनमें से कौन सा हमारा करेक्ट है। देखिए करेक्ट क्या होता है, डेल्टा एच इक्वल टू लिखा जाता है डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। अब पी डेल्टा वी क्या कहलाता है, डब्ल्यू कहलाता है। तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डब्ल्यू हो जाएगा। अर्थात कौन सा स्टेटमेंट सही है हमारा, पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। द वेरिएशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद टेम्परेचर इज गिवन बाय। देखिए इसका बड़ा वो क्वेश्चन आता है, कहीं दोनों ऑप्शन देते हैं, दोनों नहीं देना चाहिए, एक ही देना चाहिए, ये भी होता है। कहीं कहीं बुकों में दोनों मेंशन है। log केपी एक होता है डी एल एन केपी बाई डी टी इक्वल टू डेल्टा एच अपान आर टी स्क्वायर भी होता है। ये भी क्या है, वन हाफ इक्वेशन है। तो सही ऑप्शन क्या होता है, बी ही को। लोग कहीं कहीं बुकों में बी भी मान लेते हैं, ए को भी मान लेते हैं। अगर दोनों ऑप्शन दिया गया है, एक ऑप्शन दिया गया है, तो फिर आप किसी ए ऑब्लिक बी को माना जाता है। तो सही आंसर आप अपने हिसाब से वो कर लीजिए। ठीक है,
तो सही आंसर क्या हो जाएगा, दोनों हो। देखिए जो लोग पिछले महीने का परचेज किए थे, शैलेंद्र कुमार कह रहे हैं कि टेम्परेचर दिया है। देखिए जो लोग ज्वाइन करना चाहता है, पिछले मंथ में ज्वाइन किए थे, उन लोग आज तक मौका है कि मात्र 99 रुपीज में परचेज कर सकते हैं। कल से फीस बढ़ जाएगी, तो आप लोग जो लोग परचेज करना चाहते हैं वो जल्द से जल्द आज रात तक परचेज कर लें, 12 बजे तक। इस नंबर पे दिए गए, देखिए एप्लीकेशन पर या 99 आपको नहीं मिलेगा, क्लियर। आप इस नंबर पर कॉल करके 99 का परचेज कर सकते हैं, बशर्ते उसके लिए एक कंडीशन रखी गई है कि वह सितंबर माह का प्रैक्टिस बैच लिया हो। अगर सितंबर का लिया है, ठीक, थैंक यू। तो जो लोग 99 रुपीज में, जो लोगों ने सितंबर का बैच लिया है, वो फोन करके इस नंबर पर कॉल करके बात करके जुड़ सकते हैं। और न्यू स्टूडेंट्स के लिए 149 रुपीज पर मंथ के हिसाब से लग रहा है, वो भी आज रात तक खत्म हो जाएगा। कल से आपकी फीस बढ़ जाएगी। तो हम चाहते हैं इस ऑफर का फायदा आप लोग जरूर से जरूर लें और अपनी तैयारी को परखें। हम चाहते हैं कि आपकी तैयारी ऐसे बनी रहे, बहुत अच्छा जवाब आप लोग दे रहे हैं और अपनी तैयारी को मेंटेन रखिए। देखिए पेपर 6 दिसंबर को होना ही है, यूपीएससी का, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का है नहीं कि रोज वो करे। सर क्वेश्चन का पीडीएफ प्रोवाइड कराया दीजिए पहले, ठीक है, अभी हम सर से बात कर लेते हैं, आपको क्वेश्चन का पीडीएफ एप्लीकेशन पर पहले मिल जाया करेगा। अभी सर आ रहे हैं, हम उनसे बात करके ये समस्या आपकी समाधान करवा देते हैं, ठीक है। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो आज तक जुड़ जाएं, नहीं कल से फीस बढ़ जाएगी। तो हम चाहते हैं ऑफर का फायदा आप लोग उठाकर निश्चित रूप से जुड़ जाएं, ठीक है। कल से क्लासेज आपकी एप्लीकेशन पर चलेंगी, कल क्लास आपकी एप्लीकेशन पर होगी। तो चलिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। यदि कोई प्रॉब्लम हो रही है, इस नंबर या हमारे दिए गए नंबर 8601781225 पर कॉल करके बात कर सकते हैं और तुरंत जुड़ सकते हैं, ठीक। तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को भाई। अगेन दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं और अपनी पढ़ाई को एकदम तैयार रखिए, ठीक। तो चलिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों को। आप लोगों को सभी भाई शुभ रात्रि एंड गुड इवनिंग। तो कल मुलाकात होगी आप लोगों से।